नमस्कार। अब मेरा इंट्रोडक्शन में आपकी हालचाल पूछने में हम समय ज्यादा व्यर्थ नहीं करेंगे, प्योर कंटेंट पे फोकस करेंगे। ऐसा ना हो कि आपने वीडियो शुरू किया वहीं ये स्टीरियोटाइप लेके आएंगे कि वो तो 1 मिनट बकैती चलेगी, 30 सेकंड भगाओ। ये चीज ना हो। अरे 30 सेकंड भगाने के बाद अभी नाम ही पूछ रहा है, 40 सेकंड बाद अभी स्ट्रेटेजी ही बनवा रहा है, फिर कह रहा है कोर्स बेचेंगे। अरे ये सब नहीं, ठीक है। प्योर कंटेंट से शुरुआत होने वाली। बस हाँ, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की सब्जेक्ट है क्या, नेशनल सिक्योरिटी है, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। इसको इंटरनल सिक्योरिटी के नाम से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है मार्केट के अंदर, लेकिन मार्केट में चीजें जो है वो सही चल नहीं रही है, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी जैसी कोई चीज नहीं होती, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी होता है, और मैं आपको ये बहुत बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूं, बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे कि क्यों इंटरनल सिक्योरिटी एक नैरो अप्रोच हो जाएगी इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। नेशनल सिक्योरिटी इज अ गुड थिंग टू से, नेशनल सिक्योरिटी ही सब्जेक्ट का नाम है, पहली चीज। दूसरी चीज कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी जो सब्जेक्ट है बहुत ही कम टाइम लगता है इसको खत्म करने में। जैसे इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, पॉलिटी हो गया, इसमें 1-8 महीने लग जाते हैं भाई, सब पढ़े जा रहे हैं लोग। लेकिन इसमें कोचिंग्स के अंदर इसको मैक्स टू मैक्स 10 दिन के अंदर निपटा दिया जाता है, मैक्स टू मैक्स 10 दिन के अंदर, और लिटरली इतना इसका जो है सिलेबस है। अब इतने बड़े आपके यूपीएससी के सिलेबस के अंदर छोटा सा पार्ट मिला, और छोटे से पार्ट में आपने गलती से मेरा वीडियो क्लिक किया और उसमें नेशनल सिक्योरिटी हम पढ़ रहे हैं। अब मैं चाहूंगा, मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा कि मेरा रोल बॉबी देओल की तरह हो, एनिमल वाला, समझ रहे हैं ना। छोटे पार्ट में मैं पूरा अपना झोंक दूंगा, सब कुछ जो मेरे अंदर है, कि भाई आपको एक इंपैक्ट समझ में आए। वरना अगर मैं ये नहीं कर पाया तो इस 2 साल की बड़ी यूपीएससी की फिल्म में मेरा रोल मात्र एक आइटम सॉन्ग का रह जाएगा, ठीक है। शुरुआत करते हैं नेशनल सिक्योरिटी से। आखिर सर ये जो शब्द हम सिक्योरिटी सुनते हैं, ये सुन के आपके मन में क्या आता है कि सर क्या है सिक्योरिटी? सिक्योरिटी, यस, क्या है, क्या आपके मन में आता है? मेरे भाई सिंपल सी बात है, मैं कुछ डेफिनेशन नहीं कह रहा, मैं कुछ नहीं कह रहा कि आप लिखो, क्या मन में आएगा? जान माल की सुरक्षा, आया ना? जान माल की सुरक्षा ये तो सिक्योरिटी, कहीं ना कहीं जान यानी लाइफ एंड माल यानी वेल्थ, इन दोनों की सुरक्षा ही कहीं ना कहीं सिक्योरिटी है। और ये आपके अंदर एक और चीज होनी चाहिए, जो मैंने पंचलाइन मार दिया, जान माल की सुरक्षा, ये होना चाहिए, ठीक है। लोग कहेंगे कि नहीं, जान माल की सुरक्षा किताब में लिखोगे क्या, अपने आंसर में लिखोगे? नहीं लिखोगे भाई, लेकिन ये पंचलाइन आपके मन में क्लियर कट होना चाहिए। जैसे लोगों से मैंने पूछा, जैसे मैंने एक आदमी से पूछा कि सर सोवेरेनिटी क्या है, तो वो कहने लगा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसमें एक्सटर्नल स्टेट कैन नॉट इन्फ्लुएंस इन द मैटर ऑफ इंटरनल। भाई इतना क्यों हमारे? मैंने आपसे बोला सोवेरेनिटी मतलब क्या, आप क्या समझते हो? सिंपल एक पंचलाइन होनी चाहिए, मेरी मर्जी। सोवेरेनिटी मतलब मेरी मर्जी, मैं क्या कर रहा हूं अपने देश के अंदर, उससे भाई तुम्हें क्या? मैं अपने सिटीजन्स को कैसे रख रहा हूं, मैं कौन सी नई लॉ बना रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरी मर्जी। आप आके ज्ञान यहां पे नहीं दीजिए, ये सिंपल सी बात। वैसे ही सिक्योरिटी में सिंपल सी बात क्या हुई कि सर जान माल की सुरक्षा, लाइफ एंड वेल्थ की सुरक्षा। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा अच्छे ढंग से समझें तो सिक्योरिटी मतलब होता है कि स्टेट के जो बेस है, स्टेट के जो बेसिस है, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको प्रोटेक्ट करना ही सिक्योरिटी, या फिर कह लीजिए नेशनल सिक्योरिटी। स्टेट के क्या बेसिस हैं? स्टेट को 4 टर्म्स में डिवाइड किया गया, 4 टर्म्स में 4 बेसिस हैं स्टेट को डिफाइन करने के लिए। एक होता है गवर्नमेंट, सरकार। कैसी प्रकार की सरकार? कोई मतलब नहीं, मोनार्क हो सकता है, डेमोक्रेटिक हो सकता है, और जी हां डिक्टेटरशिप हो सकता है। दूसरा पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन का मतलब क्या हुआ? लोग। तीसरा टेरिटरी, टेरिटरी मतलब क्या हुआ सर? लैंड, ठीक है, ठीक है, टेरिटरी समझते हैं। और चौथा होता है सोवेरेनिटी, चौथा होता है सोवेरेनिटी। क्या मतलब हुआ सर? सिक्योरिटी मतलब क्या हुआ? यानी स्टेट। अब एक और चीज आप समझ जाइए कि यहां पर जब भी हम स्टेट की बात करेंगे तो हम उत्तराखंड, सॉरी, तो हम ये नहीं कहेंगे कि सर वेस्ट बंगाल या तमिलनाडु, इस स्टेट की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं एक कंट्री की। यहां पर स्टेट जब भी वर्ड आपको यूज होगा, आपको ये क्लियर रहना चाहिए, ठीक है सर। अब
सिक्योरिटी का मतलब मैंने क्या बोला कि स्टेट के जो बेसिस है, कौन बेसिस है सर? सरकार, पॉपुलेशन, टेरिटरी, सोवेरेनिटी, इनको प्रोटेक्ट करना ही नेशनल सिक्योरिटी का सिंपल सा डेफिनेशन है। ये क्या है सर? किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? कुछ समझ नहीं आया भाई। पॉपुलेशन को, यानी लोगों की जिंदगी को बचाने को ही तो नेशनल सिक्योरिटी कहेंगे। भाई टेरिटरी को, मेरे देश में कोई और आके कब्जा ना कर ले, कोई और आके रहने न लग जाए, कोई और आके, भाई समझ रहे हैं ना, वो ना कर ले, वही तो नेशनल सिक्योरिटी। मेरे देश का खुद ही का जो सरकार है, वो जो डेमोक्रेसी है, इस सरकार की जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, हम ये इसे इंडियन नेशनल सिक्योरिटी के टर्म्स में डिफाइन कर रहे हैं। जो डेमोक्रेसी है, कहीं मेरा देश का ही डेमोक्रेसी खत्म होकर यही डिक्टेटरशिप ना हो जाए, कहीं मेरा देश का गवर्नमेंट ही एक्सप्लॉइट ना करने लग जाए, इसको भी, इसकी भी यूनिटी और इंटीग्रिटी, क्या इस देश के सरकार की यूनिटी और इंटीग्रिटी को भी प्रोटेक्ट करना ही नेशनल सिक्योरिटी। और सोवेरेनिटी यानी मेरी मर्जी। अगर भाई बाहर का आदमी आकर हमें बताने लग जाए कि ये नहीं करना चाहिए, ये करो, ये बेहतर होगा, और हम वही करने लग गए, तब तो क्या ही हमारा देश बचा है या ना? क्या ये चीज आपको अभी क्लियर हो रही? और क्या इससे एक चीज आपको और समझ में आ रहा है कि यहां पर प्रोटेक्ट 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 प्रोटेक्ट, लोगों की जान, सुरक्षा, सोवेरेनिटी, सरकार की सुरक्षा, इससे डिफेंस वाली थोड़ी सी वाइब आ रही है, हाँ या ना? डिफेंस वाली थोड़ी सी वाइब आ रही है। यानी सर एक और डेफिनेशन हम इससे बना सकते हैं कि सर अपने देश को इंटरनल और एक्सटर्नल एनिमीज से बचाना ही तो कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी। अगर आप डेफिनेशंस लिखना चाहें तो डेफिनेशंस के लिए आपको नोट्स बनाना हो तो डिफेंडिंग योर नेशन फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनिमीज इज नेशनल सिक्योरिटी। लेकिन ये जो तरीका है, ये नैरो अप्रोच है। ये क्या है? नैरो अप्रोच है किसी चीज को पढ़ने का, या फिर कह लीजिए सिक्योरिटी को समझने का। नेशनल सिक्योरिटी को हमने केवल एक डिफेंस के टर्म में डिफाइन कर लिया, रक्षा रक्षा रक्षा, बाहर के दुश्मनों से रक्षा, अंदर के दुश्मनों से रक्षा, इसी टर्म में डिवाइड कर दिया नेशनल सिक्योरिटी को। क्या हमने देश की, लोगों की, या फिर जीवन की क्वालिटी ऑफ लाइफ देखी? क्या उसमें कोई डेवलपमेंट देखा? नहीं देखा। हमें एकमात्र मतलब रह गया एग्जिस्टेंस। इस डेफिनेशन में यही कह रहा है कि देश एग्जिस्ट करने चाहिए, लोग जिंदा रहने चाहिए, वो कैसे जी रहे कोई मतलब नहीं, टेरिटरी बची रहनी चाहिए, सरकार रहनी चाहिए, सोवेरेनिटी बची चाहिए, बस एग्जिस्टेंस। देश स्ट्रांग है या देश वीक है, इस बात की चर्चा इस नेशनल सिक्योरिटी के डेफिनेशन में नहीं की गई है। उसीलिए इसका एक ब्रोडर एक अप्रोच होता है। ये कौन सा अप्रोच था सर? नैरोवर अप्रोच। इसका एक ब्रोडर अप्रोच आता है, और उस ब्रोडर अप्रोच में हम एग्जिस्टेंस से बियॉन्ड जाते हैं। वी गो बियॉन्ड एग्जिस्टेंस, और इसके अंदर हम क्वालिटी ऑफ लाइफ, हम डेवलपमेंट को अहमियत देते हैं। अब आप सोचिए कि किस किस प्रकार की नेशनल सिक्योरिटी हो सकती है। क्या फूड सिक्योरिटी नहीं हो सकता? क्या फूड सिक्योरिटी नहीं हो सकता? क्या हो सकता है? फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या आप समझ पा रहे हो? एंड ऑफ हंगर। क्या आपने ये कभी कैंपेन सुना है? फूड फॉर ऑल, सबको खाना मिले। भाई वो भी तो जरूरी है, वो भी तो नेशनल सिक्योरिटी का पार्ट है। अगर खाने नहीं मिलेगा तो सब लोग ऐसे ही मर जाएंगे, तो क्या ही देश बचा पाया? क्या ही समझ में आया? क्या एनर्जी सिक्योरिटी नहीं हो सकता है? बोलिए। 24 आवर्स एनर्जी, ये भी आपने सुना होगा, अच्छे दिन है या ना? गांव में 24 घंटे बिजली, जरूर, वो भी तो रहना चाहिए। एनर्जी भी कुछ कंजर्व करना चाहिए। क्या पता किसी दिन सारी एनर्जी खत्म हो जाए तो आपको एनर्जी जनरेट करना भी तो आना चाहिए। हाइड्रल एनर्जी वगैरह ये सारी चीजें, सोलर एनर्जी, उसको भी तो सिक्योर करना है। क्या वो एक एनर्जी सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी का पार्ट नहीं हुआ? बोलो हाँ या ना? क्या सोशल सिक्योरिटी नहीं हुआ? क्या सोशल सिक्योरिटी करके कोई चीज नहीं हुई? क्या मतलब सर सोशल सिक्योरिटी नहीं हुआ? एक सेकंड, ये थोड़ी सी एक समस्या रहेगी, ठीक है? थोड़ा सा आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा देखिए, छोड़िए जो भी समस्या है मेरे को हैंडल करने दीजिए, ठीक है? फेलियर इज माइन, सक्सेस इज योर्स, ठीक है? सेक्स सोशल की अगर हम बात करें, यार अब ऐसा है ना, मैं ऐसे पागलों की तरह मैंने हंस दिया कि ये कट भी नहीं हो सकता,
जस्ट लेट मी चेक। अरे भाई साहब, मैं वेबकैम पे रिकॉर्ड कर रहा हूं भाई, 10 मिनट तो रिकॉर्ड हो चुका है। एक्सट्रीमली सॉरी अगर कुछ इधर उधर हुआ हो, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी, हम जब सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इसमें हम क्या कह रहे हैं? इसमें हम क्या कह रहे हैं कि जो बेसिक एमेंड्स हैं, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, ये बेसिक चीजें इररिस्पेक्टिव ऑफ सोशल क्लास, लोअर मिडिल अपर, सबको मिले। क्या ये नेशनल सिक्योरिटी का पार्ट नहीं है? कल्चरल सिक्योरिटी, क्या कल्चर, हमारे देश की जो माइनॉरिटीज हैं उनको 1% भी फील नहीं होना चाहिए कि इस देश की मेजॉरिटीज को चीजें ज्यादा मिल रही हैं, हमसे चीजें छीनी जा रही हैं। उनकी कल्चर को प्रिवेंट करना अगर नहीं करेंगे तो वो भी एक नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन जाएगा। और इसी फीलिंग के चलते, इसी माइनॉरिटीज को ऐसा फील होने के चलते, सेंस ऑफ डेप्रिवेशन अभी हम देखेंगे, उसके चलते नेशनल सिक्योरिटी के बहुत बड़े मेजर इश्यूज देश में बने। क्या इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना नेशनल सिक्योरिटी में नहीं आए? जल जंगल जमीन फॉर फ्यूचर जनरेशंस, जल जंगल जमीन ही नहीं रहेगा तो फ्यूचर नहीं रहेगा, क्या ये नेशनल सिक्योरिटी का पार्ट नहीं? जस्ट टेल मी। फिर पॉलिटिकल सिक्योरिटी, क्या ये भी नेशनल सिक्योरिटी का पार्ट नहीं होगा? क्या रिसेंट जो इलेक्शंस हुए थे उसमें क्या आपने ये न्यूज की हेडलाइंस देखी थी कि संविधान खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है, अब आएगा तानाशाह? क्या आपने ये चीज नहीं देखा? क्या उसको भी बचा के रखना नेशनल सिक्योरिटी का पार्ट नहीं है क्या? ऑफ कोर्स है। फिर डिजास्टर, सर डिजास्टर, हाँ तबाही। तबाही दो प्रकार के होते हैं ना, नेचुरल और मैनमेड। नेचुरल, क्या बस देश के अंदर दुश्मन है या देश के बाहर दुश्मन है? क्या प्रकृति कभी कभी दुश्मन बन जाती है? ऑफ कोर्स, वो अलग बात है। आप, हाँ ऑफ कोर्स प्रकृति दुश्मन बन जाती है, वो अलग बात है कि कई बार प्रकृति दुश्मन मानव के चलते ही बनती है। बट यस, नेचर इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ, कभी कभी एनिमी बन जाती है और तबाही लाती है। वॉल्केनोज, सुनामी, तूफान, ठीक है, ठीक है, अलग अलग नाम के तूफान आते हैं, लोग मर जाते हैं, उससे भी तो बचाना नेशनल सिक्योरिटी का ही काम है। और मैनमेड डिजास्टर्स, मैनमेड डिजास्टर्स क्या होते हैं सर? जिसमें भी इज्म जुड़ गया ना, वो मैनमेड डिजास्टर है। टेररिज्म, नक्सलिज्म, ठीक है। अब ये जो एक और टाइप, इतना मुझे ध्यान में आ रहा है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ठीक है, इतना आपके, ठीक है, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, काफी है, मोर देन इनफ है। ये जो आखिरी आएगा ना, ये कुछ नया लगेगा आपको, और इसको हम कहेंगे साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी। क्या मतलब हुआ सर? नो फियर साइकोसिस करके एक चीज होती है, नो फियर साइकोसिस, भय का मनोविज्ञान न होना। क्या मतलब हुआ सर? बाहर निकल के बम गिर गई तो याद आया? मैं ऐसी काफी सारी चीजें होंगी जो मैं ऑन कैमरा नहीं कह सकता, लेकिन मैं हिंट जरूर कहूंगा, और आपको पकड़ना है, आपको उतना समझदार रहना है कि आप उस चीजों को पकड़ पाए। नहीं पकड़ पाए, नो वरीज, इससे आपका कोई सिलेबस नहीं छूटेगा, बस आप चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। घर से बाहर निकला, बम गिर गया तो क्या ये डर है? क्या ये भय है? आपने देखा होगा जो वॉर चल रहे हैं, जो वॉर चल रहे थे, ठीक है, इजराइल जो पे वो कर रहा था, क्या वहां पर साइकोलॉजिकल फियर बैठ चुका है? ठीक है, जब रिसेंट में इंडिया पाकिस्तान का वो था, क्या साइकोलॉजिकल फियर बैठा था? हाँ या ना? एटलीस्ट जहां पर वार जोन, जो वार जोन है, जो स्टेट है, वहां पर तो एटलीस्ट बना हुआ था, ठीक है, इधर भी उधर भी, दोनों साइड हुआ था ये सारी चीज। लेकिन ये जो साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब भय का मनोविज्ञान ना होना, ये महसूस होना कि हम सिक्योर हैं, ये महसूस होना कि डर का महसूस ना होना। अगर डर लगा, घर के बाहर निकल के बम गिर गया तो, अगर ऐसा डर लगा तो क्या हम अपना 100% दे पाएंगे? और अगर लोग अपना 100% नहीं देंगे तो काम नहीं करेंगे तो इकोनॉमी नहीं बढ़ पाएगी, एफिशिएंसी नहीं होगी, और कहीं ना कहीं देश की नेशनल सिक्योरिटी पे बात आएगी। तो साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी तो इंपॉर्टेंट है ही कि प्रिवेंशन हो, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम सुरक्षित हैं, इसका एहसास होना, ठीक है। तो
यहां पर हमने बेसिकली एक चीज तो समझ लिया कि जी हां सर, कि केवल एग्जिस्टेंस ही नेशनल सिक्योरिटी का डेफिनेशन नहीं है। एग्जिस्टेंस के बियॉन्ड भी काफी सारी चीजें हैं जिसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ और डेवलपमेंट की हम बात कर रहे होते हैं। दैट इज ऑल्सो अ डेफिनेशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। अब क्या हम ये समझ गए कि सर नेशनल सिक्योरिटी क्या है? व्हाट वाली चीज क्लियर हो गई कि व्हाट इज नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। और नेशनल सिक्योरिटी के नीड क्या है ये भी काफी हद तक मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने तो एटलीस्ट इतना तो बता ही दिया कि नेशनल सिक्योरिटी की नीड क्या है। सोवेरेनिटी को प्रोटेक्ट करना, लोगों को प्रोटेक्ट करना, गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना, ये सारी चीजें आप कह सकते हो। धीरे धीरे हम जानते रहेंगे कि नेशनल सिक्योरिटी का नीड क्या है। लेकिन अब जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो होगा डायमेंशंस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। डायमेंशंस का मतलब हुआ कि नेशनल सिक्योरिटी कितने प्रकार के। जो श्री चाणक्य है, अब एक बार मेरे से एक लड़का पूछता है कि आपने पिछले लेक्चर में बोल दिया कि श्री चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, किसी और वीडियो में बोल दिया कौटिल्य ने लिखा था, किसी और वीडियो में बोल दिया कि विष्णुगुप्त ने लिखा था। अरे भैया एक ही लोग हैं, एक ही लोगों के तीन नाम है, ऐसे 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 मत करिए, ठीक है। तो श्री चाणक्य जी ने एक किताब लिखी थी, आप सबको पता होगा, मैं हर एक वीडियो में इसका जिक्र करता हूं, अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र। इस किताब में दो मेन थ्योरीज थी, मंडला थ्योरी और सप्तंग थ्योरी। मंडला और सप्तंग। अब सप्तंग, सप्त 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 सात, हाँ है ना, इन्होंने 7 बेसिस पे स्टेट को डिवाइड किया था। हम आज स्टेट को कितने बेसिस पे डिवाइड करते हैं मैंने आपको बताया, 4, गवर्नमेंट, पीपल, पॉपुलेशन, टेरिटरी और सोवेरेनिटी। और तीन थे, यहीं से आए हैं सब। और 3 थे, क्या? किंग, ट्रेजर एंड फोर्ट। किंग, ट्रेजर एंड फोर्ट। क्या आज किंग है, क्या आज ट्रेजर है, क्या आज फोर्ट है? नहीं है, तो उसको हमने मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से अपडेट कर दिया। हमारे काम का भी क्या है? मंडला थ्योरी। काम का क्या? अभी बस ये हिस्ट्री पढ़ा नहीं रहे, जब हम पढ़ाएंगे तो इसके अंदर भी जाएंगे, ठीक है, वो भी बढ़िया से करेंगे। लेकिन अभी आप नेशनल सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं, बस इतना जानिए, मंडला में इन्होंने जिक्र किया था फॉरेन रिलेशंस के बारे में, कि फॉरेन रिलेशंस कैसे रखने चाहिए। अब इन्हीं का जो एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, उस एक्सट्रैक्ट में हम नेशनल सिक्योरिटी को 4 भागों में बांटते हैं। एक आता है इंटरनल सिक्योरिटी, एक आता है एक्सटर्नल सिक्योरिटी। आ गया इंटरनल सिक्योरिटी, अब समझ में आया कि सर इंटरनल, अभी आएगा समझ में, मैं बाद में बताता हूं। एक हो गया इंटरनल सिक्योरिटी, एक हो गया एक्सटर्नल सिक्योरिटी, एक हो गया इंटरनली मोटिवेटेड एक्सटर्नल, और चौथा हो गया, यस यू गेस्ड इट राइट, एक्सटर्नली मोटिवेटेड कह लीजिए या प्रोमोटेड कह लीजिए, इंटरनली। क्या हुआ मतलब सर इसका? एक एक करके समझेंगे, पहले ऊपर ऊपर से बताया तो। इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब हुआ कि देश के अंदर बैठे जो दुश्मन है, या फिर हटाइए वो, देश की बाउंड्री के अंदर की सुरक्षा, इनसाइड द बाउंड्री, द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन इनसाइड द बाउंड्री, वो होता है इंटरनल, ठीक है। एक्सटर्नल मतलब लोग कह देते हैं फ्लो में कि सिक्योरिटी ऑफ नेशन आउटसाइड द बाउंड्री, ठीक है, सिक्योरिटी आउटसाइड द बाउंड्री। भैया आप समझिए एक बार, आप क्या कह रहे हैं? देश के बाहर सुरक्षा, किसकी सुरक्षा करोगे? देश के बाहर पाकिस्तान की जाके सुरक्षा करेंगे भैया? नहीं ना। डेफिनेशन है बाउंड्री पर, ठीक है, ऑन बाउंड्री, नॉट आउटसाइड बाउंड्री, ऑन बाउंड्री, ठीक है। सिक्योरिटी ऑन बाउंड्री, सीमा पर सुरक्षा, कि कोई और ना घुसे। यानी मेन ऑब्जेक्टिव क्या हुआ कि अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बचा के रखना, सोवेरेनिटी को बचा के रखना। तो सर इसको कौन लीड करेगा? इसको कौन लीड करेगा? ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है, ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिलिट्री के अंदर आता है। इंटरनल सिक्योरिटी यानी सिक्योरिटी इनसाइड बाउंड्री, ठीक है। क्यों सर, क्यों किया जाता है?
लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए, क्राइम रेट्स को मेंटेन रखने। देश के अंदर भी तो काफी सारे दुश्मन बैठे हैं भाई साहब, ठीक है, एक समस्या नहीं है। अभी मैं जब लिटरली इस सब्जेक्ट को जब मैं पढ़ रहा था ना, तो अभी हम देखेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज करके एक चीज आएगी, और उसमें इतनी सारी इश्यूज धीरे 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 इतनी लिख दूंगा ना, ये बोर्ड कम पड़ जाएगा, जिससे भारत ग्रसित था, है या फिर रहा है, ठीक है। इतनी सारी इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं, नेशनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं, डेवलप करती गई हैं। आपको दर्द होने लगेगा कि भाई ये क्या है, ठीक है, आएंगे उस पर आएंगे। अब बस बने रहो, ध्यान से सुनिए। आप ये मत देखो कि यार ये अजीब सा क्वालिटी टाइप का बना रहा है। भाई मैं अपने मैकबुक के वेबकैम पे इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पहली बात कैमरा मेरा टूट गया, ठीक है, तो वो ऑर्डर होगा, आता रहेगा, जब देखा जाएगा इतना महंगा कैमरा था, क्या कहा जाए, ठीक है। और ये मैकबुक पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, वेबकैम पे, ठीक है। तो ये आप मत देखो, आप कंटेंट पे फोकस करो कि चीज क्या यहां पर मिल रही है आपको, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर को, अब इंटरनल सिक्योरिटी किसके अंडर आता है? होम मिनिस्ट्री के अंदर। किसके अंडर आता है? होम मिनिस्ट्री के अंदर। क्या ये बात पता नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर ये सब होम मिनिस्ट्री और उनकी एजेंसीज, होम मिनिस्ट्री एंड इट्स एजेंसीज। अब इसीलिए ये इनको जो प्रोटेक्ट करते हैं, ये जिसकी जिम्मेदारी रहती है, उनको हम सिक्योरिटी फोर्सेस बोलते हैं। लोग बोलते हैं आर्म्ड फोर्सेस, नहीं, सिक्योरिटी फोर्सेस बोला जाता है। क्या बात है? और एक्सटर्नल सिक्योरिटी जो कर रहे हैं वो कौन है सर? मिलिट्री फोर्स। अब इन दोनों को एक साथ बोला जाता है आर्म्ड फोर्स। क्लियर है क्या? लोग बोलते हैं कि आर्म्ड फोर्स मिलिट्री को कहा जाता है। नो, एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। सिक्योरिटी फोर्स और मिलिट्री फोर्स दोनों को एक साथ आर्म्ड फोर्स बोला जाता है, क्योंकि आर्म्ड तो दोनों के पास है भाई, पिस्टल तो पुलिस भी रख रहा है, वो भी आर्म्ड फोर्स के अंदर ही आता है, ठीक है। आर्म्ड है ना, यस। तो ये चीज हमें अभी क्लियर हो रही है कि सर एक्सटर्नल और इंटरनल क्या है। लेकिन हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहने वाला है वो इंटरनली मोटिवेटेड एक्सटर्नल में और एक्सटर्नली मोटिवेटेड इंटरनल में रहने वाला है। समझेंगे अभी क्या है, क्या है ये इंटरनली मोटिवेटेड एक्सटर्नल। इसी को अगर आपने कभी सिलेबस पे ध्यान दिया हो नेशनल सिक्योरिटी को, तो इसी को हम बोलते हैं रोल ऑफ, इसी में हम पढ़ेंगे रोल ऑफ नॉन स्टेट। और अगर आपने सिलेबस देखा हो तो इसी को बोलते हैं रोल ऑफ स्टेट फैक्टर्स, नॉन स्टेट फैक्टर्स और स्टेट फैक्टर्स। क्या मैंने आपको बताया है स्टेट का मतलब क्या हुआ? कंट्री, यानी नॉन स्टेट यानी कोई और बाहर की कंट्री देश के लिए सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है भाई। और रोल ऑफ स्टेट मतलब कोई बाहर की कंट्री देश के लिए सिक्योरिटी कंसर्न है। यानी सर क्या थोड़ा भारी भारी टर्म हो गया? सिंपल सी बात, मैं वही बोलूंगा, आपको जब समझ से आप बोलो एक बार, मेरे पास पंचलाइन तैयार है। इंटरनली मोटिवेटेड एक्सटर्नल का सिंपल डेफिनेशन गद्दार। अरे गद्दार, अब क्लियर हुआ, ठीक है। इंग्लिश में आपको समझना है एंटी नेशनल, एंटी नेशनल ये है सर। क्या अब समझ में आ रहा है? इंटरनली मोटिवेटेड एक्सटर्नल, देश के अंदर रह के, देश का खाकर, देश के अंदर काम कर कर देश के बाहर के दुश्मनों को मदद करना, देश की क्षति पहुंचाने के लिए, ये सिंपल सा डेफिनेशन होता है गद्दारों का, एंटी नेशनल्स का। सिंपल। क्या ये बात क्लियर होगी आपको? ठीक है, हाँ, ओके। अब एक्सटर्नली मोटिवेटेड इंटरनल क्या है, ये भी क्लियर हो गया। यानी सर देश के बाहर के जो दुश्मन है वो देश के अंदर के दुश्मन से मिलकर देश की क्षति पहुंचा रहे। एक्सटर्नली मोटिवेटेड इंटरनल, इंटरनली मोटिवेटेड एक्सटर्नल। समझ में आया? यस। अब आगे बढ़ते हैं यहां से, ठीक है। अब यहां पर हम इंटरनली मोटिवेटेड एक्सटर्नल को पहले बहुत बढ़िया से समझने वाले, उसके बाद हम एक्सटर्नली वाले पे आगे बढ़े। बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है आज का जो लेक्चर है, ठीक है। थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन झेलिएगा इसे। अब एक चीज मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि मैंने आपको इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्यों नहीं बताया, क्योंकि मेरे भाई क्या आज के जमाना में
इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बीच में कोई सॉलिड बॉर्डर है? क्या अलग अलग से पढ़ना रिलेवेंट बनता है? नहीं बनता। क्यों? सिंपल। आप क्या वीपीएन का नाम सुना है आपने? क्या इंटरनेट का नाम सुना है आपने? सुना होगा यार, ऑफ कोर्स। क्या वीपीएन से आप डायरेक्टली इंडिया में बैठे बैठे, इंडिया किसी कोने में बैठे बैठे, आप देश किसी कोने के सर्वर से कनेक्ट हो सकते हो? यस। क्या डार्क वेब की नाम सुनी है आपने? थोड़ा थोड़ा तो हिंट होगा। तो क्या कहने के लिए तो बॉर्डर्स हैं, कहने के लिए तो फिजिकल बॉर्डर्स हैं, लेकिन क्या वो फिजिकल बॉर्डर्स कुछ मतलब लोगों को रोक पा रहे हैं एक दूसरे से ट्रेड करने, बात करने, या फिर कुछ और इलीगल एक्टिविटी करने से? नहीं रोक पा रहे। तो it is irrelevant to have a separate border in internal security and external security. दोनों में कोई बॉर्डर नहीं है, वो वैनिश हो चुका है आफ्टर द अराइविंग ऑफ इंटरनेट। तो हम इंटरनली मोटिवेटेड, इंटरनल और एक्सटर्नल में कोई फर्क नहीं है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और देश को बर्बाद करने पे लगे हुए। उनको समझेंगे हम अभी, ठीक है। अब इनका रोल क्या है? तो इंटरनली मोटिवेटेड, एक्सटर्नल में सिंपल लिखता हूं, एंटी नेशनल लिख दूं या फिर लिख देता हूं कि सर इंटरनली मोटिवेटेड। थोड़ा हैंडराइटिंग खराब है अभी के लिए, अभी बढ़िया कर देंगे आप जब कहोगे, कर दें, ठीक है, अगली बार। इंटरनली मोटिवेटेड एक्सटर्नल की बात करने वाले हैं। इनका क्या रोल है? कौन है ये? देश के अंदर, बाउंड्री के अंदर रहकर ये देश को क्षति पहुंचा रहे हैं, ठीक है। इनसाइड द नेशन, जो सिक्योरिटी कंसर्न देश के अंदर से आ रहा है वो ये कर रहे हैं। अब ये कौन होते हैं? ये किसी भी कॉलेज या स्कूल के प्रोफेसर हो सकते हैं, ये आपके साथ बैठे हुए कोचिंग के स्टूडेंट हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकते हैं, ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन सर, ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसे लोग, ऐसे सिटीजन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि देश की अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रही है, ठीक है, एनिमीज के साथ मिलकर कुछ इलीगल एक्टिविटी कर रही है जिसके चलते देश को क्षति पहुंच रहा है। ये होते हैं ये लोग, ये ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं लिखूंगा कि किस किस प्रकार के ये होते हैं। पहले व्हाट, आपको पहचानना आना चाहिए कि सर ये देशद्रोही कौन है, ठीक है, कौन है, ठीक है। व्हाट पहले समझेंगे। क्या आपको एनजीओ का मतलब पता है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। क्या आपको वीओ का मतलब पता है? वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस। ऐसे एनजीओज, मैं एनजीओज की बात नहीं कर रहा हूं भाई, बहुत बढ़िया बढ़िया एनजीओ होते हैं, बढ़िया काम के लिए होते हैं, लेकिन ऐसे एनजीओज, ऐसे वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक संगठन की बात हो रही है जो कि एंटी नेशनल ग्रुप से अलाइंड है, जो कि एंटी नेशनल एजेंडा पे काम कर रही है, वो होते हैं। एजेंडा कौन सा? एंटी नेशनल, ठीक। पहला पॉइंट, पहला पहचानने का तरीका। अभी आप देखोगे कि कौन कौन है, ठीक है। प्रेशर ग्रुप्स पुशिंग देयर डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ, अब देखो, धर्म, जाति, लैंग्वेज और नस्ल के आधार पर जो भी ग्रुप्स हैं वो अपनी डिमांड्स सरकार के खिलाफ, सरकार को पुश कर रहे हैं, रेवॉट्स निकाल रहे हैं, वो इसमें आते। अब मैं आपको, क्या आपने लैंग्वेज अभी सुना आपने? धर्म, जाति, भाषा, नस्ल के आधार पर। मैंने भाषा बोला, भाषा यानी लैंग्वेज। क्या आप आजकल एक पर्टिकुलर एकाध स्टेट्स में लैंग्वेज रिलेटेड इशू देख रहे हैं? क्या लैंग्वेज को एक मोटिव बनाकर पुश किया जा रहा है इस एजेंडा को? इसी का पार्ट है। मणिपुर में ना धर्म, ना लैंग्वेज, ना जाति, नस्ल के आधार पर भेदभाव, नस्ल के आधार पर उस एजेंडा पे लड़ा जाता है, उस एजेंडा पर पुश किया जाता है अपने टॉपिक्स को, अपने डिमांड्स को। हम समझेंगे मणिपुर, पूरा नॉर्थ ईस्ट में क्या मसला है,
लेकिन वहां पर जो मसला है, किसके कंधे पर रख के गोली मारी जा रही है? नक्सल के आधार पर। और ये लैंग्वेज वाली चीज आप समझदार हैं कहां पर हो रहा है? ठीक है, ये किसका पार्ट हो गया, किसका रूप हो गया? गद्दारों का। सी में आते हैं, ठीक है, सी में आते हैं, सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग इन। अब ये देखो पॉइंट है यार, अब आपको कि मैं देख देख के पढ़ाऊं, ऐसी बात नहीं, अब पॉइंट्स हैं, ठीक है, पॉइंट्स हैं, आप लिख सकते हो कि सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और इन रेड कॉरिडोर इन कश्मीर। जो भी सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कश्मीर में वर्क कर रही है, या तो नॉर्थ ईस्ट में वर्क कर रही है, या रेड कॉरिडोर्स में वर्क कर रही है। रेड कॉरिडोर्स मतलब नक्सल क्षेत्र, ठीक है, जहां पर ज्यादा है, ये भी किसके पार्ट हो गए? तो क्या मैं यहां पर लिख लूं? यहां पर लिखने की जरूरत, पॉइंट आपको पता चल गया। टेररिस्ट आउटफिट्स इन ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, टेररिस्ट आउटफिट ऑल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, ये भी इसके पार्ट है। और एक बात मैं बताऊंगा और आप हैरान हो जाओगे, एक बात मैं बताऊंगा और आप हैरान हो जाओगे कि ये भी इसी का पार्ट है क्या? मीडिया एंड सोशल मीडिया। जो भी हेट स्पीच नफरत फैलाना, ठीक है, जो भी हेट स्पीच नफरत फैलाना और फेक न्यूज जो भी प्रमोट कर रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं, सैड टू से, बट ये भी कहीं ना कहीं इसी। कैसे सर? इट्स वेरी बहुत कहने में खराब लगता है, लेकिन इंडिया में मेजॉरिटी जो प्रॉब्लम्स है वो यहां से आ रही है। इनका बस चले तो हर तीसरे दिन चाइना और पाकिस्तान से युद्ध करवाते रह जाए, ठीक है। देश के अंदर जो भड़काने वाला काम है ना, सबसे बड़ा रोल, नफरत फैलाना, झूठी खबरें फैलाना और हेट स्पीच फैलाना, मतलब सोचते नहीं बोलने से पहले कुछ। यस, चलिए, अब क्यों हो रहा है ये सब? आपने क्या समझा? कौन समझा? क्या कौन समझ लिया आपने? क्यों? सवाल आता है क्या आपके मन में, आखिर क्यों? मतलब क्यों गद्दारी? कि एक वो है ना, लाइन है ना कि कुछ तो बात रही होगी, यूं ही कोई बेवफाई नहीं करता, ठीक है। तो क्यों? वाई दे डू दैट? सेंस ऑफ, क्या कहते हैं यार, डेप्रिवेशन, वंचना की भावना, सेंस ऑफ डेप्रिवेशन, वंचना की भावना। अब दिक्कत ये है ना कि आपको ना ये समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। मैंने एक चीज नोटिस किया कि ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये जो आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं, ये बहाना बना लेते हैं कि सर हिंदी तो ठीक नहीं पढ़ाया, नहीं इंग्लिश भी ठीक नहीं होती इनकी, तो ना ये समझ में आ रहा है ना ये समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं प्रयास करूंगा। क्या मतलब हुआ सर डेप्रिवेशन? मतलब कारण समझ रहे हैं ना हम कि आखिर क्यों बेवफाई कर रहे हैं देश के साथ। डिससैटिस्फैक्शन विद गवर्नमेंट, डिससैटिस्फैक्शन विद गवर्नमेंट, सरकार से निराश, इनके लिए अच्छे दिन नहीं आ रहे हैं। सेंस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन हम कह सकते हैं, इनको लग रहा है कि अच्छे दिन जो है वो मात्र एक झूठी वो है, ठीक है, क्या कहते हैं, भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई अच्छा दिन नहीं आने वाला है। डिससैटिस्फैक्शन विद गवर्नमेंट, ठीक है। वो जो कहते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास, इनके लिए सबका साथ तो है ही नहीं और विश्वास तो पहले ही नहीं था, समझ रहे? सबका साथ इनके लिए मात्र एक भ्रम है, सरकार के द्वारा झूठा तसल्ली दिया जा रहा है सालों से इनके हिसाब से, ठीक है। सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी का मतलब क्या आप समझते हो? इनसिक्योरिटी आप लोगों के जमाने में या फिर आप लोगों की जनरेशन, जिस जनरेशन से मैं भी हूं, उसमें एक ऐसा वर्ड है कि बंदे को इनसिक्योरिटी
बंदे को कुछ इंग्लिश ग्रामर में फेल होता हो, कुछ भी करता हो, लेकिन इनसिक्योरिटी का मतलब पता होता है, सिचुएशनशिप का मतलब पता होता है। इनसिक्योरिटी लेकिन वो वाली चीज नहीं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं है, कह सकते हैं। इनसिक्योरिटी मतलब यही हुआ कि ऐसी भावना कि जो मेजॉरिटी है इस देश की वो हमें दबा देगी, ठीक है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, सेंस ऑफ इनजस्टिस। ये मैं रीजंस बता रहा हूं कि बेवफाई क्यों कर रहे हैं। इनजस्टिस, सेंस ऑफ इनजस्टिस, हमारे साथ अन्याय हुआ है। सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जाति, सरकार ने हमारे साथ जाति की। अब इसको मैं समझाता हूं। 10 लोगों ने मान लो मुझे कमेंट किया और 10 ने मुझे कुछ ना कुछ पूछा और मैंने किसी एक का रिप्लाई दे दिया, बाकी जो 9 है इस चैनल को अनसब्सक्राइब करके मुझे रिपोर्ट करके जाएंगे कि भाई तूने उसको क्यों बताया। मैं किसी को नहीं बताता, सब कुछ थे, लेकिन उनको लगा कि मैंने डिस्क्रिमिनेट किया। बात कुछ और हो सकता है कि मुझे केवल उसी का डाउट दिखा हो सकती है मुझे उसी का कंसर्न ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा हो, बट डिस्क्रिमिनेशन की भावना आई या नहीं उनमें, ठीक है। और एक और पॉइंट लिख लो, सेंस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ठीक है, बुरा किया जा रहा है, हमें निचोड़ा जा रहा है। क्या बात समझ में आई? अब जैसे ही लगता है कि ये सारी चीजें हैं, अब ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो मैं नहीं कह सकता कंट्रोवर्शियल। अब सोच रहा हूं, यस, अब लोगों को लगता है इनको कि ऐसी खराब जिंदगी से तो बेहतर है, ऐसी जिंदगी से तो बेहतर, और खुद ही को क्यों लेके डूबो, 10-20 और को भी ले डूबा जाए। चलिए फिर, अब ये तो मजबूरी है, ये तो मजबूरी है। कई बार ये भी समस्या है। अब ये पॉइंट मैं खुद से नहीं कह रहा हूं, ये लिखे हुए पॉइंट्स मैं बस आपको समझा रहा हूं कि क्यों में ये भी कहीं ना कहीं गद्दारी में ही शामिल होता है। कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी किसी और कंट्री में ढूंढना, अपनी आइडेंटिटी किसी और कंट्री में ढूंढना, जीनोसेंट्रिज्म। थोड़ा हैवी वर्ड हो गया क्या? जैसे ही हैवी वर्ड लगे मुझे आप हिंट कर दिया करो। जीनोसेंट्रिज्म नहीं समझ में आ रहा, पंच लाइन दे दूंगा, खाना यहां का गाना वहां का, ठीक है, खाना यहां का गाना वहां का। क्या मतलब समझ पाए? ठीक है। This country is so pathetic here. People don't have a civic sense here. New York City is such a great place. ठीक है। अपना फ्यूचर किसी और कंट्री में देखा, खाया यहां, पला यहां, बुराई यहीं की थी, लास्ट में जाकर किसी और देश में चले गए। अब उसकी इकोनॉमी सुधार रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। नो डिवोशन टुवर्ड्स नेशन, देश के प्रति कोई भी रुझान नहीं है, ठीक है, देश के प्रति नो नेशन फर्स्ट, कोई साइकोलॉजी ऐसी नहीं है कि देश पहले आएगा। जापान जो देश है ना, जापान, वो क्यों आगे है? बहुत बेहतरीन ढंग से समझिएगा इसे। जापान क्यों आगे है? जापान ऐसे नहीं चलता है, जापान के लोग ऐसे चलते हैं। क्लियर हुआ क्या? सबकी बात नहीं है, द वर्ल्ड गोज विद मेजॉरिटी, मेजॉरिटी की बात है, और हमारे यहां मेजॉरिटी ऐसे चलता है। खुद का पहले देखो, परिवार का देखो, देश का देखें। नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंट्री, लिख लीजिए,
नो सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंट्री। कचरा फैला है, सरकार साफ करेगी। भाई आप भी तो सरकार, आप ही तो भारत के ही हो, सरकार देखेगी। किसी के साथ कुछ अन्याय हो रहा है, रिकॉर्डिंग करके पोस्ट कर दे। नो सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी की हेल्प किया जाए, एटलीस्ट उसको कंप्लेन को फाइल किया जाए। कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, सरकार देख लेगी। कहां का पार्ट आता है? अब आगे बढ़ते हैं। क्या ये वाई समझ में आ गया आपको? क्या ये वाई समझ में आ गया कि आखिर क्यों? अब हम समझेंगे कि हाउ, कैसे, ठीक है, आखिर ये करते कैसे, ये जो देश के दीमक हैं वो काम कैसे करते हैं, ठीक है, हाउ। इसको हम, एक भाषा है मोडस ऑपरेंडी, ठीक है, लिखेंगे नहीं, मोडस ऑपरेंडी कहा जाता है, द वे ऑफ वर्किंग, ठीक है, काम कैसे करते हैं, किस प्रकार से। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। क्रिएटिंग, आप लिख सकते हैं, क्रिएटिंग प्रोपेगेंडा अगेंस्ट गवर्नमेंट एंड आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाना, आर्म्ड फोर्सेस को ही देश का दुश्मन घोषित कर देना, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर कमेटी के लिए यही दुश्मन है, ये आर्म्ड फोर्स के दुश्मन है, ये है तरीका इनका काम करने का। डोमेस्टिक इश्यूज को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे बताना। क्या पहला क्लियर हुआ? प्रोपेगेंडा। दूसरा, डोमेस्टिक इशू को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे रेज करना। थोड़ा हैवी वर्ड लग रहा है, मुझसे आप कह दो, मैं पंचलाइन दे दूंगा, घर की बात बाहर उछालना, ठीक है, घर की बात बाहर उछालना। आपको हिंट लग रहा होगा, कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि कई बेहतरीन लोग जो हैं वो विदेश में जाते हैं और देश की खूब बड़ाई करते हैं, ठीक है, इसी में आता है, इसी में आता है, ठीक है, घर की बात बाहर उछालना। ओके, रनिंग, आप लिख सकते हैं, ब्रेन वॉश्ड फैक्ट्रीज टू क्रिएट सिंपैथाइजर्स एंड वर्कर्स। रनिंग ब्रेन वॉश्ड फैक्ट्रीज, ब्रेन वॉशिंग फैक्ट्रीज, ठीक है, टू क्रिएट सिंपैथाइजर्स एंड वर्कर्स। अब ये सिंपैथाइजर का मतलब बहुत बेहतरीन ढंग से आप समझिएगा, ठीक है, सिंपैथाइजर्स यहीं से आता है कि क्रिएटिंग स्लीपर सेल्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू नेशन। ये सारे पॉइंट्स हैं, मैं रिपीट भी करा। क्रिएटिंग स्लीपर सेल्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू नेशन। ये स्लीपर सेल्स कौन होते हैं? ये सिंपैथाइजर्स होते हैं ऑफ सेपरेटिस्ट्स एंड टेररिस्ट्स। सर, ये सिंपैथाइजर का मतलब समझ में आया? सिंपैथाइजर का मतलब होता है ये ऑफिशियली ऐसा नहीं है, बहुत एक्टिव नहीं है, इनका नाम आप टेररिस्ट्स के उसमें नहीं देखोगे, लिस्ट में नहीं देखेंगे, ये छुपे होते हैं देश के अंदर, ये नॉर्मल जीवन जी रहे होते हैं। कौन है ये स्लीपर सेल्स? ये बिल्कुल नॉर्मल सिटीजन की तरह होते हैं, बिल्कुल कॉलेज यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर हो सकते हैं, कोचिंग में बैठा हुआ कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई भी हो सकता है, एनीवन, यू कांट इवन इमेजिन। होता है ना कि दिल्ली में इस जगह पे मुखर्जी नगर में रहता हुआ स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी के नाम पे पकड़ा गया है स्लीपर सेल, ठीक है। एक वेस्ट बंगाल में एक जगह है, बहुत बढ़िया, बहुत जाना माना सोसाइटी है, सापुरजी, वहां पर पकड़े गए थे टेररिस्ट्स। सिंपैथाइजर का मतलब होता है कि आपको सिंपैथी का मतलब पता है, किसी को चोट लग गया आप सिंपैथी कर दिखाते हो, चोट लगा, ठीक है। यहां पर सिंपैथाइजर का मतलब होता है, इस टर्म में नेशनल सिक्योरिटी के अंदर इसका मतलब होता है कि एक्टिवली आप नहीं हो, लेकिन जरूरत पड़ने पे आप स्टैंड ले लोगे, जरूरत पड़ने पे आप स्टैंड ले लोगे, ठीक है। आप उसकी आइडियोलॉजी से पूरे सहमत हो, आप पूरे ब्रेन वॉश्ड, ठीक है। जरूरत पड़ने पे आप खुद को और कुछ और लोगों को ले डूबोगे, यस और नो। और कैसे कैसे ये काम करते हैं? रेजिंग ह्यूमन राइट इश्यूज इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स। रेजिंग कौन सी इशू भाई? रेजिंग ह्यूमन राइट इश्यूज
इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। मैंने ये OIC क्या लिखा है, आपने सुना है कभी OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं इसका कि सर ये ह्यूमन राइट इशू क्या है। इन्होंने एक प्रपोजल पास किया था जिसमें इन्होंने आर्टिकल 370 को एंटी मुस्लिम, उसमें हेडलाइन थी उनकी एंटी मुस्लिम घोषित किया था ह्यूमन राइट्स इशू। और कैसे काम करते हैं, रनिंग एंटी नेशनल मूवमेंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। बहुत सारे इस देश के अंदर एंटी नेशनल मूवमेंट्स हो रहे हैं। और एक सबसे बढ़िया जो आपको कनेक्ट होगा कि ये कैसे काम करते हैं, दे सपोर्ट एक्सटर्नल फैक्टर्स इन मेनी वेज। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स को, इंटरनल फैक्टर समझ रहे हो, एक्सटर्नल फैक्टर्स को बहुत तरीके सपोर्ट करते हैं। जैसे कि सर एंट्री दिलाने में मदद कर देंगे, उनको एनोमिनस रखेंगे, यानी सर हाइडआउट्स दे देंगे, उनको खाना पीना तो क्या ही कहा जाए, फंड्स देंगे, उन्हें वेपन्स देंगे और उन्हें लोकेशन का भी एक्सेस दे देंगे। समझ नहीं आएगा कसाब ने भारत में एंट्री कैसे ली, एंट्री करवाई। भाई बॉर्डर तो बहुत स्ट्रिक्ट होता है ना, कोई तो रहा होगा दिमाग, किसी ने तो एंट्री दिलवाई होगी, रहने के लिए जगह दे दिया आराम से। कोई वेपन लेके आया था क्या, वेपन्स दिए उसे, खूब खिलाया पिला, खूब फंड्स दिए, लोकेशन बताया, टाइम बताया, ताज अटैक 2008। ऐसे काम करते हैं, ठीक है, ऐसे काम करते हैं ये। अच्छा, अब हमने कहीं ना कहीं इंटरनली मोटिवेटेड एक्सटर्नल को हर एक एंगल से समझ लिया है, ठीक है। लेट मी जस्ट चेक कि वीडियो रन हो रहा है। जी हाँ बिल्कुल, 46 मिनट्स का वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। चलिए अब हम करेंगे कौन सी बात, एक्सटर्नली मोटिवेटेड इंटरनल, एक्सटर्नली मोटिवेटेड इंटरनल की बात करने वाले। इसमें ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सी बात। रोल ऑफ स्टेट फैक्टर्स के नाम से जाना जाएगा, यानी सर देश के बाहर से जो थ्रेट्स, नेशनल सिक्योरिटी के जो थ्रेट्स हैं उसमें ये डिफाइंड होता है। या तो डायरेक्टली वॉर हो जाएगा, या तो डायरेक्टली युद्ध हो गया, या तो सूडो वार्स होते हैं। सूडो वार्स मतलब समझ, सूडो मतलब नकली, ठीक है, डायरेक्ट जंग नहीं है, कोल्ड वार कर रहे हैं, नॉन स्टेट फैक्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, देश के अंदर बैठे दीमकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब रही बात कि क्या समझ में आ गया, ये देखो कैसे कैसे करते हैं। क्या की बात करें तो ये ट्रेड वॉर्स कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेड वॉर्स कर सकते हैं, आपके पास बेचा नहीं लिया नहीं, ठीक है। ये साइबर वॉर्स कर सकते हैं, बीच में बहुत फैला था, ठीक है, साइबर वॉर, ठीक है, बीच में बहुत हुआ था, लोकेशन वगैरह एक्सेस करने के लिए, आपकी डेटा को चुराने के लिए। और ये बायोलॉजिकल वॉर्स कर सकते हैं, जैसे कि कोविड-19 जो कि चाइना ने किया था, बायोलॉजिकल वॉर, ठीक है, पता ही नहीं चला। एंड ऐसा इंस्टिंक्ट कहता है मेरा कि आने वाले कुछ सालों के अंदर फिर से एक बार होने वाला है जिसमें ज़ोंबी वाली चीजें होंगी इस बायोलॉजिकल वॉर में, ठीक है। तो क्यों, व्हाई, क्यों, इनकी क्या दुश्मनी, बेवफाई नहीं करते हैं इनकी, क्यों, ये क्यों बेवफाई नहीं करेंगे, एक ही जगह एक ही पंचलाइन, हर जगह एक ही पंचलाइन नहीं, क्यों, क्यों बाहर के लोग दुश्मन बनते हैं, क्यों लड़ाई होती है, ठीक है, क्यों, व्हाई। अरे वही समझा रहा हूं कि भाई दो देश क्यों लड़ते हैं, इसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा, सारी की सारी बातें समझ में आ जाएंगी, वो क्यों हुआ था, ठीक है। हिस्टोरिकल एनिमिटी, पहला कारण हिस्टोरिकल एनिमिटी, इतिहास से हमारे चचा जान लड़ते हुए आ रहे हैं, तो हमको भी नियम को पालन करना चाहिए और हमें भी आपको लड़ना चाहिए। आपके चचा ने मेरे बड़े पापा को मारा था, तो हम आपके बेटे को जिंदा नहीं छोड़े, ठीक है। तो हिस्टोरिकल एनिमिटीज, हमारी लड़ाई पहले से चलती आ रही है, फिर से हम लड़ेंगे, हिस्टोरिकल एनिमिटीज, ठीक है सर। अनरिजॉल्व्ड इशू, अनरिजॉल्व्ड इशू क्या हुआ मतलब सर इसका, बॉर्डर इश्यूज, कश्मीर एक अनरिजॉल्व्ड इशू रह गया है,
कहीं ना कहीं उसके चलते कहीं ना कहीं लड़ाई हो रही होती है या फिर हो सकती है, हुई है। फाइट फॉर सुप्रीमेसी। एशिया का राजा कौन? केवल मैं। अगर कोई हरियाणा से हो, पंजाब से हो, यूपी से हो या ऑफ कोर्स बिहार से, उन्होंने वो इस पॉइंट से कनेक्ट कर पाएंगे ज्यादा। सर फाइट फॉर सुप्रीमेसी, अगर आप अपने गांव में रहते हैं तो वहां पर वर्चस्व की लड़ाई होती है, उसके चलते लोग लड़ते हैं। वहां पर हिस्टोरिकल एनिमिटी होती है, वहां पर कुछ जमीन जायदाद की झगड़ाई होती है। बेसिक और देश कोई बड़ी बात नहीं है। आपको लगता है बहुत हैवी कुछ होगा, नहीं, यही सब बेसिक चीजों पे लड़ते रहते। ठीक है, गांव में क्यों लड़ाई हो रही है? हिस्टोरिकल एनिमिटी। ठीक है, हमारे दादा परदादा ने लड़ा था, हम भी लड़ेंगे। कुछ ना कुछ अनरिजॉल्व इशू, ठीक है, इन्होंने ये किया था, अब इसका बदला लेना है, ये कर दिया, इसका बदला लेना है, मेरा जमीन हड़प दिया तो अब इसका भी बदला लेना है। फाइट फॉर सुप्रीमेसी, मैं वर्चस्व हूं, मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूं इस गांव में, उस पर लड़ाई होगी। और क्या कारण हो सकता है? इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। ये गांव की बात तो नहीं करेंगे ना, गांव डिप्लोमेसी नहीं लेंगे, इंटरनेशनल, वो तो समझाने का तरीका था। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी मतलब क्या हुआ सर? इंटरनेशनल डिप्लोमेसी मतलब यही हुआ कि इंडिया यूएसए के साथ दोस्त है तो चाइना दुश्मनी कर लेगा। इंडिया एंड रशिया का 50 साल से दोस्ती बरकरार है तो अमेरिका दुश्मनी कर लेगा। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। और ये जो ई वाला पॉइंट है ये आपको समझ में आ जाएगा और यहां पे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये इजराइल और ईरान का क्या इशू था। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। इजराइल को ये बात पता चल गई कि ईरान छुपे छुपे अंडरग्राउंड होके न्यूक्लियर पावर बन रहा है, न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है और ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुका था। और उसने B2 बॉम्बर की मदद से, अमेरिका की मदद से, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, वही थी, यही रीजन था, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ईरान के पास मिलता, ईरान का सबसे पहला टारगेट इजराइल रहता, फिर न्यूक्लियर वॉर, वर्ल्ड वॉर, समझ रहे हैं सब खत्म। और ये है एक्सटर्नली मोटिवेटेड, इंटरनल का क्यों करते हैं, ठीक है, ये क्यों हुआ, इसके चलते हुआ इस बार, ठीक है। और ये जो है ना, कई लोगों ने जब सीज फायर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, तो कई लोग जो ज्ञान वाले लोग हैं, महापुरुष है, उन्होंने कहा था गलत किया। मेरे भाई, पाकिस्तान से तो इंडिया लड़ जाए और पाकिस्तान को मान लो खत्म भी कर जाए, क्या पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ है? नहीं है ना, नहीं है। क्या इंडिया के पास कुछ खोने के लिए है? बहुत सारी चीजें, बहुत सारी। और वॉर होगा चाहे किसी से भी हो, तो भाई दोनों तरफ होगी। एक तरफ खोने के लिए कुछ है ही नहीं, वो तो तैयार ही है, चलो इधर तो नहीं है ना कोई, सीज फायर होना ठीक था, ठीक है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे कि सर क्यों समझ में आ गया, क्यों लड़ाइयां होती, और अब आता है कि सर कैसे करते हैं, यहाँ पे चीजें यहाँ पर कैसे होती हैं। थोड़ा स्पीड थोड़ा ज्यादा धीरे हो रहा है क्या, ठीक है, तो इसको भी वही बोलेंगे कि मोडस ऑपरेंडी ऑफ स्टेट फैक्टर, यानी कैसे द वे ऑफ वर्किंग, कैसे काम करते हैं। सर सिंपल सी बात है, रेजिंग वॉर और इनिशिएटिंग अटैक अगेंस्ट अ नेशन। कैसे करते हैं? या तो डायरेक्टली युद्ध छेड़ दो, ठीक है, डायरेक्टली आजकल तो ड्रोन अटैक हो रहा है, डायरेक्टली, ठीक है, या तो वॉर ही कर दो, या तो डायरेक्टली कर दो, या तो शुरुआत करो, ठीक है, धीरे धीरे पंप फेंकना शुरू हो गया डायरेक्टली, एक ये तरीका है। या तो इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा चलाओ भैया, ठीक है, ये सब काम मतलब नहीं है, इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा, इन्होंने इसका सपोर्ट किया, ये इस धर्म के खिलाफ है, ये वो है, इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा फैलाते रहो, ठीक है। टेररिस्ट आउटफिट्स को सपोर्ट करना, फंड करना, वेपनाइज करना। अरे भाई यही समझ रहे हैं कि पाकिस्तान कैसे नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न बना है, वही समझ रहे हैं, ठीक है, ज्यादा हैवी मत लो, ठीक है। गिविंग सपोर्ट टू दिस, रनिंग टेरर कैंप्स
फॉर क्रॉस बॉर्डर टेरर। ठीक है, टेररिस्ट कैंप्स को, अपने देश के अंदर टेरर कैंप को रन करना क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए। ठीक है, और सिंपल सी बात, आखिरी पॉइंट यही आता है, वर्किंग विद नॉन स्टेट फैक्टर्स। हमारे देश के लोग कब काम आएंगे? ठीक है, वो तो बैठे ही है ना गद्दार, और इनका कब काम आएगा? ठीक है, सबसे ज्यादा तो ये काम आते हैं, ये सब तो बाद में आता रहता है। ठीक है, क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर? अब धीरे धीरे ना एक रोल में बदलाव आ रहा है। पहले क्या था, वर्ल्ड वॉर के समय जो वर्ल्ड था वो दो भागों में बटा हुआ था। ठीक है, तो बाइपोलर चीजें चल रही थी। ठीक है, बाइपोलर चीजें चल रही थी। फिर बीच में शुरू हुआ कोल्ड वॉर। ठीक है, फिर बीच में शुरू हुआ कोल्ड वॉर, लेकिन अब फिर से धीरे धीरे 2010 के बाद फिर से बाइपोलर होते जा रहा है। ठीक है, यानी सर स्टेट नॉन स्टेट फैक्टर्स में चेंज आ रहे हैं। स्टेट फैक्टर मतलब समझ रहे हो आप, स्टेट यानी किसी और देश से हमारी नेशनल सिक्योरिटी, नॉन स्टेट फैक्टर का मतलब क्या हुआ, हमारे देश से नेशनल सिक्योरिटी। ये चेंज होता जा रहा है। ठीक है, कभी कोई डायरेक्ट लड़ रहा है, कभी कोई देश के अंदर, मतलब काफी तरीकों में बदलाव है। अच्छा, जो डायरेक्टली लड़ रहे थे, जो पहले डायरेक्ट वॉर्स होते थे, वो क्यों बंद हुए? अब कोई वर्ल्ड वॉर 3 के लिए क्यों तैयार नहीं होता? अगर मैं उसके कारण की बात करूं तो सबसे पहला तो यही कारण है भैया, इतनी ज्यादा लोगों की जान गई, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ इतना हुआ दोनों तरफ कि ठंडा पड़े हैं सब, यानी सर लॉस। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से इतनी सारी जान गई है ना कि ठंडा पड़े हैं सब। फिर यूनाइटेड नेशन का भी क्रिएशन हुआ वॉर रुकवाने के लिए। ठीक है, और ये तो बात है ही ना, WMD, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। अब मेजॉरिटी ऑफ जो कंट्रीज हैं, जो न्यूक्लियर पावर्स हैं, उन्होंने न्यूक्लियर पावर मतलब न्यूक्लियर बम है उनके पास। भाई साहब, एक बार युद्ध शुरू कर दो और किसी एक ने छोड़ दिया, सब खत्म हो जाएगा। और ये डर है जो कि लड़ने नहीं देता। भाई साहब, बच्चा में लड़ तो लोगे लेकिन बचेगा कौन? अंत में बचेगा कौन? ठीक है, आपने अगर एक चीज जानते हैं आप, एक बार न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ा गया, ऑटोमेटिक यहां से निकल जाएगा, और फिर तब तक जाएगा जब तक सामने वाला देश खत्म नहीं हो जाता, और उसके आसपास वाले भी फिर क्लाउड्स ऐसे बन जाएंगे हैवी मीथेन के। ठीक है, डार्क क्लाउड्स घेर लेंगे, क्योंकि वो डेंस होते हैं तो ऊपर जाएंगे नहीं, पूरा सतह, सांस लेने में समस्या, ऐसे ही लोग मर जाएंगे, पॉइजन, ऐसे ही लोग मर जाएंगे। फिर क्लाउड्स यही बन जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे, बाहर से सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, धीरे धीरे सारी प्लांट्स सब खत्म हो जाएगा, एट द एंड एवरीथिंग विल बी ओवर। ये डर लड़ने नहीं देता। ठीक है, और धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन का भी प्रोसेस आ रहा है, द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। भाई ग्लोबलाइजेशन मतलब समझ रहे हो क्या? भाई इकोनॉमिक कंपल्शन है। अमेरिका कह रहा है सबको कि तेल मत लो, रशिया से तेल मत लो, पता चला साला चुपके से वहीं ले रहा था। भाई कंपल्शन है ना, करोगे क्या? ठीक है, करोगे क्या? अब लड़ोगे नहीं? कभी अमेरिका रशिया सामने से लड़ रहे हैं? नहीं लड़ रहे हैं। कभी इसको उड़ा दिया, कभी इसको टेल दिया, भाई चाइना तू लड़ दे, भाई पाकिस्तान, ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी रीजंस हैं। ठीक है, लेकिन 2010 के बाद से फिर से बाइपोलर होता जा रहा है वर्ल्ड, बाइपोलर होता जा रहा है। अमेरिका, इंडिया, रशिया, चाइना, ईरान। ठीक है, इंडिया यही है, इंडिया में भी न्यूट्रल। ठीक है, बाइपोलर हो रहा है। कैसे हो रहा है सर? मतलब कैसे? अपने मतलब मन से सबने कैसा है क्या? कुछ तो फैक्ट होंगे। इजराइल वॉर हुआ। ठीक है, आपने ये सुना होगा ना, सीरिया वॉर, इजराइल पैलेस्टीन, अभी हाल ही में इजराइल ईरान। ठीक है, अभी फिर इंडिया, कहीं ना कहीं इंडिया पाक यहां पर लिखना ठीक है यार, ये भी तो एक तरीके से था ही, है ना? सीज फायर हो गया, बहुत बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, इजराइल पैलेस्टीन, इजराइल ईरान,
सीरिया वॉर, ठीक है। तो वर्ल्ड धीरे धीरे फिर से जो शांत बैठा था फिर से बाइपोलर हो रहा है, एंड देयर इज अ हाई चांस कि वर्ल्ड वॉर 3 हो सके, देयर इज हाई चांस। चलो फिर, तो अगर वर्ल्ड वॉर 3 होगा तो फिर से नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न होगा और हमारे देश सभी के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है, ठीक है। तो हमारे देश के पास एक्सटर्नल फैक्टर्स भी रहेंगे और इंटरनल फैक्टर्स भी रहेंगे। अब यहां पर जो हम बात करने वाले हैं वो आज के लेक्चर की आखिरी टॉपिक होगी, और मेरे भाई ये इंटरेस्टिंग होगा। बस 1 मिनट देना, बैटरी में देख लो, बहुत बढ़िया। 1 घंटे का लेक्चर हो चुका है भाई साहब, 6 GB। चलो अब आते हैं आखिरी अपने आज के टॉपिक पे, जो कि है डेवलपमेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी ओवर टाइम, ठीक है। अलग अलग नेशनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स उमड़ती हुई आई हैं, डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। अब इसको समझेंगे कैसे कैसे बना। मेरे भाई एक था ब्रिटिश एरा, या फिर ब्रिटिश जब तक थे, और एक पोस्ट इंडिपेंडेंस। मतलब सर 1940 1940 से पहले, टिल कहें ना, 1940 से पहले पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात तो मतलब यही है। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा। आप मतलब मैं तो भैया 2 दिन एक सैडनेस के स्टेट में था इस चीज को पढ़ने के बाद, अभी आपको भी समझ में आएगा। देखो 1940 तक क्या था, ब्रिटिश रूल थी। ब्रिटिश रूल जो थी, ब्रिटेन जो था, ब्रिटिश जो था, वो पुलिस स्टेट था। मतलब सर वो हार्ड स्टेट था, मतलब सर वो सुपर पावर था भाई। मतलब ये हुआ, बाहर से उसको कोई समस्या नहीं थी, वो वर्ल्ड वॉर जीत के आया था मेरे भाई, बाहर से उसे कोई समस्या नहीं थी। यानी सर लिमिटेड नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स थी उस समय, लिमिटेड थी। पुलिस स्टेट था, हार्ड स्टेट था, टफ स्टेट था, सुपर पावर था, और नो टॉलरेंस थी उसके पास, नो टॉलरेंस। अब हमें खराब लगता है, हमें तो खराब लगता था भाई साहब, लेकिन उनके हिसाब से ये चीज बहुत बढ़िया थी कि भैया नो टॉलरेंस। अगर आप देश की नेशनल सिक्योरिटी से कुछ खिलवाड़ करोगे तो या तो जेल, या तो बेल, या तो हेल, है ना। तो ये थी ब्रिटेन की बात, कोई टॉलरेंस नहीं थी। अब क्या होता है, अब क्या होता है 1940s के बाद, यानी पोस्ट 1940 के बाद क्या होता है सर, ये सिक्योरिटी कंसर्न्स बढ़ने लगती है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि अब ब्रिटेन सुपर पावर कौन हो गया सर? यूएसएसआर और यूएसए, ये सुपर पावर। अमेरिका हो गया, ब्रिटिश नहीं, ब्रिटेन नहीं, सुपर पावर। भाई साहब 47 में तो भारत को ही छोड़ के भाग गए। क्यों सर? आजाद हिंद फौज, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज, इंडिया छोड़ के भाग गए। अब इंडिया छोड़ के भाग गए, उनको खुद का नहीं संभाला जा रहा, इंडिया को कैसे संभाले? ले पटक सुभाष चंद्र बोस जी हमारे मारे जा रहे, भाग गए यहां से। फिर इसी समय नेवल रिवॉल्ट हुआ था यार, याद करो। अब ये तो मैं आपको हिस्ट्री पढ़ने लग गया, वर्ल्ड हिस्ट्री। नेवल रिवॉल्ट हुआ था, मॉडर्न हिस्ट्री है ना, नेवल रिवॉल्ट, रॉयल इंडियन आर्मी रिवॉल्ट। इंडिया छोड़ के भाग गए, खुद का पतन इंडिया को कैसे संभाले? तो इंडिया की जो सिक्योरिटी उनके लिए अब कोई कंसर्न नहीं, तुम अपना समझो। इंडिया को बोला तुम अपना समझो, ठीक है। इस समय पाकिस्तान मूवमेंट, भाई एक समस्या है पाकिस्तान मूवमेंट, ये भी आ गया। अगस्त मूवमेंट। तो सिक्योरिटी जो कंसर्न्स यहां पर लिमिटेड थी 1940 तक, उसके बाद इंक्रीज हो गई। अब यहां से आजादी तो मिल गया, लेकिन एक कर्ज के साथ आया, एक इनहेरिटेंस आई, नेशनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम समय के साथ बढ़ते ही गई, समय के साथ बढ़ते ही गई। नेशनल सिक्योरिटी जो प्रॉब्लम्स हैं वो समय के साथ अपने अपनी रूप पकड़ते गई और बढ़ते गई। और ये जो चीज है, जो पोस्ट इंडिपेंडेंट है, ये जो प्रॉब्लम है,
ये आपको अगर कंसर्न नहीं करती, ये अगर आपको एक दिन सोचने पर मजबूर नहीं करती, आई डोंट नो व्हाट विल बी। और मैं इसको लिखता हूं कुछ इस हिसाब से, bleed India with 1,000 cuts. (1947) से 1960 तक देश में क्या समस्या है, ये बोर्ड बढ़ जाएगा भाई, समस्या नहीं खत्म होगा इंडियन नेशनल सिक्योरिटी की। रेफ्यूजी वर्सेस लोकल कंफ्लिक्ट, इंडिपेंडेंस के बाद रेफ्यूजी वर्सेस लोकल की कंफ्लिक्ट। रेफ्यूजी समझ रहे हैं क्या? गद्दर मूवी देखी है आपने? पूरा मूवी उसी पे, पाकिस्तान से जो लोग आए, लोकल्स जो हैं, तुम यहाँ के नहीं हो, तुम उस देश के हो, हजारों नहीं लाखों लोग मरे थे भाई। नेशनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम, कम्युनल रिवॉल्ट ऑल ओवर द पार्ट ऑफ इंडिया, अलग अलग कम्युनिटी लड़े जा रही है। प्रिंसली स्टेट की अलग समस्या है, कश्मीर उनकी अलग समस्या है, ठीक है। नागा रिवॉल्ट भी शुरू हो गया भाई साहब, नागा रिवॉल्ट 1954, सब पढ़ेंगे हम, 1954 में नागा रिवॉल्ट, ठीक है, एक समस्या है। अब मैं आपको आईआर पढ़ा रहा हूं यहां पे, टाइबेटियन रेफ्यूजी क्राइसिस, टाइबेटियन रेफ्यूजी क्राइसिस, तब तक तो चाइना नहीं आया था जब तक ब्रिटिश था, जैसे ही गया ले गया तब, ठीक है। तो तिब्बतियन रेफ्यूजी क्राइसिस, ये 1947 से 60 तक की समस्या। 1960 से 80 में क्या हो रहा है? 1960 में 80 में क्या हो रहा है? एक्सटर्नल प्रॉब्लम, इंटरनल प्रॉब्लम। एक्सटर्नल की बात करें तो 3 युद्ध लड़ लिए भाई, अभी देश ढंग से आजाद नहीं हुआ, ये इन समस्याओं से उभरा नहीं कि 3 वॉर्स, 3 वॉर, 1962, 65, 71, चाइना वॉर, पाकिस्तान वॉर, बांग्लादेश वॉर, ठीक है। इंटरनल फैक्टर्स क्या हो रहे हैं? 1967 में नक्सलिज्म का जन्म होता है, ये टॉपिक रहेगा हमारा अगला। मतलब बाहर से लड़े, अब फील करो ना क्या हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूं लेकिन आप अपने मन में आप सोचो क्या हो रहा है। ये सब चाइना वॉर, पाकिस्तान वॉर, बांग्लादेश वॉर, अभी ये 2 देश की बाहर की समस्या है, इसी टाइम में देश के अंदर की समस्या, नक्सलिज्म पैदा हो गया। ये 1971 जो हुआ है ना, इसके चलते इलीगल माइग्रेंट्स आने लगे, इलीगल माइग्रेंट्स की प्रॉब्लम आने लगी, इलीगल माइग्रेंट प्रॉब्लम। और यही नॉर्थ ईस्ट की जो क्राइसिस जो है, आपने जो भी नॉर्थ ईस्ट के बारे में सुना है, ये बेस है उसका, ये ठीक है। क्या ही कहा जाए। 1980 से 2000 में क्या हो रहा है? कारगिल वॉर, देश के अंदर दुश्मन आकर बैठ चुके हैं, हमें पता भी नहीं था भाई, ठीक है। कारगिल वॉर, ठीक है, कारगिल वॉर, जस्ट अ सेकेंड। क्या आपने LTTE के बारे में सुना है? लिबरेशन टाइगर तमिल, क्या आपने सुना है? LM, लिबरेशन टाइगर तमिल LM। इनका मांग है भैया, तमिलनाडु और श्रीलंका का जो नॉर्दर्न स्टेट है, नॉर्दर्न जो पार्ट है, वो एक नया स्टेट बना दो, वो एक नया देश बना दो, वो दे दो। अभी समझो, ये तो बाहर की इशू, अंदर की इशू खालिस्तान ले भाई साहब, खालिस्तान मूवमेंट,
इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के चलते, एक सिख ने किया था असैसिनेशन, राइट, कितना पता होगा आपको, एंटी सिख मूवमेंट शुरू हो चुके थे, खूब दंगे, एंटी सिख मूवमेंट्स, खूब दंगे, खूब पिसाई। अब हिम्मत है तो लिख देना अपने एग्जाम में, पढ़ना कहना तो मेरा फर्ज है। अयोध्या मूवमेंट, राम जन्मभूमि मूवमेंट, एबोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद, नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है। क्यों? कश्मीर में जीनोसाइड होता है इसी टाइम में कश्मीरी पंडित्स का, टेररिज्म द्वारा। जीनोसाइड मतलब समझते हैं? मास मर्डर, पूरी की पूरी ये कहते हैं ना, नस्ल ही खत्म कर देना, जीनोसाइड होता है कश्मीरी पंडित्स का। ये चीज और ये चीज, इसके बाद से मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, इसके बाद से सीरीज ऑफ हिंदू मुस्लिम रियॉट्स शुरू हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। मतलब सर 2000 के बाद रुका ही कहां सर? अभी तो हुआ, अभी तो हुआ, रुका ही कहां? पार्लियामेंट अटैक 2000, ताज अटैक 2008, उरी अटैक, कहां कहां बचोगे भाई? पुलवामा, पहलगाम, कभी रुका? यानी सर इस्लामिक टेररिज्म का इंटेंसिफाई होना, इंटेंसिफाइड इस्लामिक टेररिज्म, ठीक है, इस इंटेंसिफाइड इस्लामिक टेररिज्म। और ये और समस्या है, ट्रैफिकिंग होने लगा, ठीक है, ट्रैफिकिंग होने लगा टेरर फंड्स के लिए। सर ट्रैफिकिंग किस चीज की? ह्यूमन ट्रैफिकिंग। किसके लिए? पैसे के लिए। कैसे ट्रैफिकिंग? ड्रग ट्रैफिकिंग। किसके लिए? पैसे के लिए। कैसे ट्रैफिकिंग? वेपन्स की ट्रैफिकिंग। किसके लिए? पैसे के लिए। पैसे कहां जाएंगे? टेरर फंड्स। कैसे कहा जाएंगे? टेरर फंड्स। इंटरनेट का जमाना आने लगा, साइबर टेररिज्म होने लगे। कोस्ट की बात करें, जब लैंड को एकदम रेस्ट्रिक्ट किया गया तो टेररिस्ट जो है वो पानी से आने लगे, समुद्र से आने लगे। कोस्ट में भी प्रॉब्लम्स, वहां भी डाकू आने लगे, वहां भी डाकू आने लगे। उसको हम बोलते हैं मैरीन पायरेसी थ्रेटनिंग नेशनल सिक्योरिटी, मरीन पायरेसी थ्रेटनिंग नेशनल सिक्योरिटी। और जो आतंकवादी आ रहे हैं पानी की मदद से, उन्हें वाटर टेररिज्म का नाम दिया जा रहा है, ठीक है, समुद्री डाकू वो जो है वो। अब कितने अलग अलग टाइप के टेररिज्म आने लग गए? ड्रोन टेररिज्म, बायोलॉजिकल टेररिज्म, साइबर टेररिज्म। मेरे भाई लिखते जाओ, कितना लिख लोगे? नार्को टेररिज्म, ड्रग्स का जिसमें इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, केमिकल न्यूक्लियर टेररिज्म, ठीक है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। ये समस्याएं अगर मैं पूरा लिखवाने लगता ना भाई साहब, ये बोर्ड बढ़ जाता, समस्या खत्म नहीं होती। ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। आप सोचो कितनी समस्या, कितनी नेशनल सिक्योरिटी से ये देश गुजर रहा है, गुजरता आ रहा है। इंडिपेंडेंस के बाद से सांस लेने की टाइम नहीं मिली है भाई, ठीक है। मेरे को एक बार देख लेनी चाहिए, खत्म हो चुका है, ठीक है, लेक्चर खत्म हो चुका है, तो सांस लेने का टाइम नहीं मिला है। अब देखो, शुरुआत से ही हम हर एक को समझेंगे, ठीक है, स्टार्ट करेंगे नक्सलिज्म से, ठीक है, लेकिन आप देखो, ठीक है, अब आपके ऊपर है कि नेक्स्ट वीडियो में बनाओगे या नहीं। अगर आप कहेंगे तो ऑफ कोर्स नक्सलिज्म के ऊपर फिर अगला आने वाला हम खत्म करेंगे, ठीक है। अगर आप चाहें तो वीडियोस आएंगी, नहीं चाहें तो ठीक, लेकिन आपको सोचना चाहिए एक बार कि क्या इस देश को चलाना इतना आसान है? क्या इस समय, ठीक है, क्या इस समय जब कांग्रेस थी उस समय क्या इतना आसान था देश को चलाना? जब इंदिरा गांधी आई, ठीक है, ये सारी समस्याएं, फिर अभी ये सारी समस्याएं, ये कब की बात है? अभी की तो नहीं, 1980 2000 में ये सारी समस्याएं, उसके बाद ये सारी समस्याएं। क्या कभी भारत निश्चिंत रहा है?
कि चलो देश के अंदर तो कम से कम कोई दिक्कत नहीं, बाहरी एक समस्या नहीं। दीज आर द नेशनल सिक्योरिटीज इश्यूज। अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कितना महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक है। ब्लीड इंडिया विद 1000 cuts, lakhs of cuts, I should say that। तो ये था आज का लेक्चर, काफी लंबा रह गया, ठीक है, ठीक है, 1 घंटा 15 मिनट, बाकी ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। आप चाहें तो इसे पार्ट्स में भी देख सकते हैं, इट्स ऑल योर विश, ठीक है। थोड़ी सी कैमरा क्वालिटी खराब रही, थोड़ा सा ऑडियो क्वालिटी खराब रहा होगा, बट वन थिंग आई कैन अश्योर कि कंटेंट क्वालिटी खराब नहीं, ठीक है। आई कैन अश्योर यू दैट। वो बात अलग है कि मैं हो सके तो आपको समझा नहीं पाया होगा, बट द कंटेंट हैड द क्वालिटी, ठीक है। शुरुआत से कोई इधर उधर की फालतू बातें नहीं हुई है, मैंने पूरा प्रयास किया है, वरना मैं थोड़ा बह जाता हूँ चीज़ों में, इधर उधर चला जाता हूँ। जैसे आखिरी में अब कुछ नहीं है, मैंने कह दिया है कि जिसको जाना है वो जाए, तो मैं बकैती काट रहा हूँ, ठीक है। तो आशा है कि अच्छा लगा होगा आपको ये लेक्चर, एंड ऑफ कोर्स वी विल मीट अगेन। बंद किया जाए ना? हाँ, यस।